स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग साहित्य के बाद इतिहास की ओर कदम रखने जा रहे हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री, तो व्हाट इज हिस्ट्री और हिस्ट्री की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। हिस्ट्री से क्या होता है कि अधिकतर लोग बोरियत फील करते हैं, है ना। तो बोरियत फील न करें और हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से इसके बारे में आज बताने वाले हैं। अब इसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं और ये एक पूरे सीरीज के तौर पर ये अब यूट्यूब पर चलेगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हिस्ट्री, हिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है इतिहास, ठीक है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, आदि मानव की सभ्यता यानी मानव सभ्यता की शुरुआत से उनके रहने खाने और साम्राज्य की स्थापना तक के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। हिंदू सम्राट, मुगल सम्राट, तमाम तरह के सम्राटों की स्थापना तक, साम्राज्य की स्थापना तक हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, जहां से कि राजे महाराजाओं ने अपने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू किए। मेडिवल हिस्ट्री में हम राजे महाराजाओं, सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, सत्ता के बारे में पढ़ते हैं, हुकूमत के बारे में पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है? मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1498 से। 1498 1498 ईस्वी, याद रखिएगा, समय याद रखिएगा, 1498 ईस्वी, 1498 एडी, ठीक है, 1498। और मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है आधुनिक इतिहास। 1498 में हुआ क्या था? एक्चुअली इट वाज द टाइम दैट व्हेन वास्को डी गामा फाउंडेड इंडिया, या यूं कहें कि वास्को डी गामा को भारत की पहचान हुई थी, विश्व पटल पर भारत की पहचान हुई थी। इसके पहले तक क्या था कि भारत आने का रास्ता अधिकतर लोगों को मालूम नहीं था। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत में कदम रखा और वहां के राजा कालीकट के सम्राट, कालीकट में उस समय मुगल सम्राट सामूरी का शासन चलता था, तो सामूरी से संधि करके उसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य की स्थापना को शुरू किया। उसने अब धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू किया और व्यापार करते करते धीरे धीरे इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने राज करना शुरू किया और इसके बाद फ्रांसीसी आए, डच आए, तमाम तरह की चीजें आई। तो ये हमारा इतिहास है। इतिहास में हम इतनी चीजें को पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे, आज हम लोगों को जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल इंडियन मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में लगातार हम चर्चा करते रहेंगे और ये एक बहुत ही लंबी सीरीज जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इतिहास में किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना होता है कि क्या इसकी भूमिका रही थी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, इतिहास में क्या होता है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सन याद रखने में। जैसे 1857 की क्रांति सबको याद होती है, 1947 में देश आज़ाद हुआ सबको याद रहता है, 1950 में संविधान लागू हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी हमें। लेकिन उसके बीच की अगर बात करें, बीच के बहुत सारे युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, गांधी जी का डांडी आंदोलन है, मंगल पांडे का जन्म है, मंगल पांडे को फांसी है, लक्ष्मीबाई का निर्वाण दिवस है, तमाम तरह की चीज़ें हमें नहीं याद हो पाती हैं। उसका कारण ये है कि हम उस टॉपिक को डीपली नहीं पढ़ पाते, डीपली उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। तो हम 1857 के विद्रोह के बारे में जानना चाहते हैं या 1857 की क्रांति के बारे में। देखिए, 2 चीज़ें हैं, विद्रोह और क्रांति। यहाँ पर हमारे कुछ इतिहासकार इसको 1857 को विद्रोह के रूप में देखते हैं, लेकिन दरअसल ये क्या थी कि ये एक तरह से ये क्रांति थी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक क्रांति थी। विद्रोह अलग बात है और क्रांति अलग बात है। विद्रोह जो कि किसी के खिलाफ हम विद्रोह करते हैं, लेकिन क्रांति जब एक संपूर्ण भारत में, संपूर्ण राष्ट्र के लिए जब आंदोलन होता है तो वो क्या हो जाती है, फिर क्रांति होती है, जिसमें एक पूरा समूह सम्मिलित रूप से कार्य करता है। तो देखिए, सन 1857 ईस्वी से पूर्व का काल भारतीय इतिहास में साम्राज्य विस्तार का काल है। सभी राजे महाराजे अपने साम्राज्य को विस्तार करने में लगे हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600 में, और इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था व्यापार था, लेकिन बाद में इसका एकमात्र उद्देश्य हो गया अधिकाधिक लाभ कमाना। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तारीकरण
अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कंपनी ने शोषण की विविध अमानवीय नीति अपनाई। ठीक है, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने अमानवीय नीति अपनाई। ठीक है, और इन अमानवीय नीतियों के कारण धीरे धीरे भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त होता गया। अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति व्याप्त असंतोष के बावजूद सन 1857 ईस्वी के पूर्व कोई व्यापक एवं दीर्घकालिक विद्रोह नहीं हो सका, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सन 1857 के पूर्व अनेक उल्लेखनीय क्षेत्रीय संघर्ष हुए। इन क्षेत्रीय संघर्षों में सैन्य विद्रोह के साथ किसान व जनजातीय आंदोलन भी हुए। इन क्षेत्रीय संघर्षों ने सन 57 के विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया। सन 57 की लड़ाई, ये मतलब भारतीय इतिहास में 57 जो है ये 1857 जो है आपका, ये एक नया मोड़ लेकर के आया हमारे इतिहास को। कह लीजिए कि इसने इतिहास को बदल करके रख दिया। तो सब देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया, सैनिक विद्रोह और विविध जनजातीय व लोकप्रिय आंदोलन। सैनिक विद्रोह क्या था कि 1857 से पूर्व के यह सैनिक विद्रोह अंग्रेज सैन्य अधिकारियों के अनुचित व्यवहार, उत्पीड़न तथा सेवा शर्तों, वेतन एवं भत्ते में जातीय आधार पर किए गए भेदभाव के कारण हुए थे। जातीय आधार पर जैसे क्या था कि यदि कोई अंग्रेज अफसर कम पढ़ा लिखा है तब भी उसको ऊंची पदवी की नौकरी दी जाती थी और अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी, लेकिन जबकि कोई भारतीय व्यक्ति इंटरमीडिएट पास आउट है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसमें ग्रेजुएट है, लेकिन उस समय हाई स्कूल बड़ा महत्व रखता था, लेकिन उसको तब भी क्या था कि तब भी उसको बड़े पदों पर नौकरी नहीं दी जाती थी और अच्छी सैलरी नहीं दी जाती थी। उसी के साथ ही इनको मारना पीटना और तमाम तरह के भेदभाव अत्याचार किए जाते थे, सैलरी कम दी जाती थी, भत्ते कम दिए जाते थे, है ना। और तो इसी कारण विद्रोह हुए थे। और इन विद्रोहों में 1764 को विद्रोह, बेल्लौर का 1806 का विद्रोह, 1764 का विद्रोह, बेल्लौर का 1806 का विद्रोह, 1825 का असम तोपखाना का विद्रोह, शोलापुर का 1838 का और गोविंदगढ़ का 1849 से 50 का विद्रोह मुख्य है। ठीक है, ये विद्रोह आपके मुख्य रूप से हैं। अब विविध जनजातीय और लोकप्रिय आंदोलन में देखा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने की यह परंपरा सेना तक ही केवल सीमित नहीं थी। किसानों व जनजातियों ने भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हथियार उठाए थे। प्रमुख किसान व जनजातीय संघर्ष इस प्रकार थे कि ऐसे, अब इसको क्या किया गया है कि कई भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें पागलपंथी तथा फराइजी विद्रोह। एंगिल्स ने जर्मनी के कृषक संघर्षों का अध्ययन करते समय इस तथ्य को रेखांकित किया है कि वर्गीय चेतना के अभाव में किसान संघर्ष धर्म के आवरण में लड़े जाते हैं। ठीक है, किसान संघर्ष धर्म के आवरण में लड़े जाते हैं। यह तथ्य बंगाल में भी देखने को मिलता है। सन्यासी आंदोलन को देखा जाए तो सन्यासी आंदोलन की तरह ही पागलपंथी और फराइजी विद्रोह भी किसानों के वे साम्राज्यवाद सामंतवाद विरोधी संघर्ष थे जिन्हें धार्मिक संप्रदायों के नेतृत्व में लड़ा गया। ठीक है, पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी और उसका कार्य क्षेत्र मुख्यतः मैमनसिंह जिला का इलाका था। इसके जो अनुयायी थे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे, उसने अपने संप्रदाय को पागल पंथ नाम दिया। 19वीं सदी के आरंभ में मैनन सिंह के इलाके में एक और तो जमींदारों में जमींदारी की सीमाओं को लेकर झगड़े चल रहे थे, दूसरी ओर किसानों पर लगान का बोझ बढ़ता जा रहा था। पॉइंट नोट करिएगा कि मैमन सिंह के इलाके में एक और जमींदारों में जमींदारी की सीमाओं को लेकर झगड़ा चल रहा था, तो दूसरी ओर किसानों पर लगान का बोझ बढ़ता जा रहा था। 1820 में हाथी खेड़ा में जमींदारों ने किसानों से बेगार लेना आरंभ कर दिया, जिसके विरोध में किसानों ने हाथी खेड़ा विद्रोह किया, लेकिन इस विद्रोह से जमींदारों ने कोई भी सबक नहीं सीखा तथा बर्मा युद्ध के समय सड़क निर्माण हेतु पुनः बेगार प्रथा का सहारा लिया गया। किसानों ने भी पहले ही की तरह विरोध का निश्चय किया। उन्होंने करम शाह के पुत्र टीपू को अपना नेता चुना। आरंभ में किसानों के क्रोध का निशाना जमींदार बने, जिनके ऊपर सशस्त्र हमले किए गए। किसानों की चेतना के निम्न स्तर का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वह जमींदारों व अंग्रेजों के गठबंधन को नहीं पहचान सके तथा जमींदारों के खिलाफ अंग्रेजों की मदद पाने की भी कोशिश की गई। पागलपंथी संघर्ष का पहला दौर 1827 तक चला। उस वर्ष टीपू को कैद कर लिया गया। 1833 में लगान के प्रश्न पर कुछ समय के लिए फिर से पागलपंथियों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया, किंतु उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। चुआर विद्रोह, ठीक है, दूसरा है इसमें चुआर विद्रोह। सन 1764 ईस्वी में चुआर जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। चुआर जनजातियों का निवास क्षेत्र मिदनापुर जिला था।
इस विद्रोह के नेपथ्य में अकाल, भूमिकर में वृद्धि एवं अन्य आर्थिक कारण थे। चुआर जनजाति के लोगों ने आत्म विनाश की नीति अपनाई तथा दल भूम, कैलापाड़, ढोलका तथा 12 भूम के राजाओं के साथ मिलकर विद्रोह किया। वेलुथाम्पी का साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष। देखिए, साम्राज्यवाद के विरुद्ध थाम्पी के संघर्ष को पहला राष्ट्रीय संघर्ष तथा 1857 के महान संघर्ष का पूर्वगामी कहा गया है। वेलुथाम्पी त्रावणकोर राज्य का मंत्री था। आरंभ में त्रावणकोर राज्य की ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता थी तथा टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रावणकोर ने कंपनी का साथ भी दिया था। जैसा कि वेलुथाम्पी ने 1809 की घोषणा में बताया कि इस नीति का आधार यह विश्वास था कि कंपनी के लोग ईमानदार तथा मित्रों के प्रति भक्त है तथा हमें छलेंगे नहीं। लेकिन थाम्पी के शब्दों में ही कुछ ही समय में स्पष्ट हो गया था कि उसके साथ मित्रता हमारे लिए संकट का स्रोत था। थाम्पी का मानना था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना रोक टोक काम करने का अवसर मिलता रहा तो त्रावणकोर के व्यापार पर उनका एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, किसानों पर आवश्यकता से अधिक भू राजस्व लगेगा, भारतीयों का धर्म संकट में पड़ जाएगा तथा राज्य पर उनका सैनिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। अतः वेलू को पूर्ण विश्वास था कि जो कुछ वह करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका प्रतिरोध इस समय नहीं किया जाएगा तो हमारी जनता को उन कष्टों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें मनुष्य सहन नहीं कर सकते। वेलुथाम्पी की इस घोषणा का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। हथियारबंद लोग हजारों की संख्या में उसके झंडे के नीचे एकत्र हो गए। त्रावणकोर के शासक का भी पूर्ण समर्थन उसे प्राप्त हुआ। वेलुथाम्पी को इस संघर्ष में त्रावणकोर के राजा और जनता का ही समर्थन नहीं मिला, अपितु पड़ोस के कोचीन राज्य का भी सहयोग मिला। कोचीन राज्य में वेलू का मित्र पालियाथ हाचन मंत्री था। वह भी अंग्रेजों की ओर से उत्पन्न संकट के प्रति जागरूक था। उसने वेलू का साथ दिया, किंतु वह अपने विरोध में उतना दृढ़ नहीं था और संघर्ष आरंभ होने के कुछ समय बाद उसने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। वेलू को अंग्रेजों के हाथों पूर्ण रूप से पराजित होना पड़ा। बंदी बनाए जाने के अपमान से बचने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। उसके साथियों पर कर्नल मैकाले द्वारा इतने अमानवीय अत्याचार किए गए कि उसकी निंदा करने के लिए भारत सरकार को बाध्य होना पड़ा। अगर आप पढ़ेंगे मैकाले के बारे में तो मैकाले बहुत ही अत्याचारी गवर्नर रह चुका था भारत का। तो उत्तरी मालाबार के क्षेत्र में पझासी के राजा ने कंपनी के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया। तराई व जंगल का लाभ उठाते हुए वह लंबे समय तक अंग्रेज सेना को छापामार संघर्ष में फंसाए रहा, किंतु अंत में उसे भी पराजित होना पड़ा। भील विद्रोह। पश्चिमी तट के खानदेश जिले में रहने वाली भील जनजाति ने 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में कृषि संबंधी यातनाएं तथा ब्रिटिश सरकार से भय रहा। सन 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया। ब्रिटिश सूत्रों के अनुसार इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रिकम्बजी डांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। हो तथा मुंडा विद्रोह। छोटा नागपुर तथा सिंह भूमि की दो जनजातियों हो तथा मुंडा दो लोग अलग अलग है, दो जनजातियां अलग हैं, इसलिए इसको हो तथा मुंडा विद्रोह नाम दिया गया है। इसने सन 1820 से 22 तथा पुनः सन 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। इन जनजातियों के विद्रोह के परिणामस्वरूप छोटा नागपुर व सिंहभूम जिला सन 1837 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त रहा। साउथ की बात हो रही है यहाँ पर, हो तथा मुंडा साउथ के ही थे ये लोग। छोटा नागपुर और सिंहभूम जिला सन 1827 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त रहा। रामोसी विद्रोह। अंग्रेजी प्रशासन पद्धति एवं क्रियाकलापों से अप्रसन्न पश्चिमी घाट के रामोसी जनजाति के लोगों ने सन 1822 ईस्वी में विद्रोह किया। इस जनजाति के लोगों ने अपने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में सतारा के आसपास का क्षेत्र लूट लिया। यह विद्रोह पुनः सन 1825-26 में भड़का एवं सन 1829 तक संपूर्ण क्षेत्र में अशांति रही। अहोम विद्रोह देखा जाए 1828 में, याद रखिएगा अहोम विद्रोह से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी के एग्जाम में या कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में पूछता है कि किस सन में हुआ था, तो ये 1828 में हुआ था। सन 1828 ईस्वी में असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया। अहोम विद्रोह का तत्कालिक कारण अहोम प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करना था। सन 1830 में प्रथम अहोम विद्रोह की असफलता के बाद द्वितीय अहोम विद्रोह हुआ। वहाबी आंदोलन 1831 ईस्वी 1831। इस आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। सैयद अहमद को इस आंदोलन की प्रेरणा अरब के अब्दुल वहाब व दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से मिली। सैयद अहमद इस्लाम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध थे तथा वे हजरत मोहम्मद के समकालीन इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे। भारत में इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था।
इसके अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बम्बई में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य काफिरों के देश को मुसलमानों के देश में बदलना था। सन 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के प्रसार में स्तुत्य योगदान दिया। कोल विद्रोह, कोल यानी कोयले के जो खदान में काम करते थे। सन 1831 में छोटा नागपुर के कोलों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह में लगभग 1000 विदेशी व्यक्तियों को कोलों ने या तो जला दिया था या उनकी हत्या कर दी। यह विद्रोह बिहार के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों तक फैला था। इस विद्रोह का कारण कोलों के मुखिया मुंडों से उनकी भूमि छीनकर मुस्लिम कृषकों एवं सिखों को देना रहा। मुंडे एक जाति होती है, पीछे बताया था हमने, इसके पहले होता था मुंडा विद्रोह जो था, तो वही मुंडे यहाँ पे इसे एक भूमि छीनकर मुस्लिम कृषकों और सिखों को देना रहा। खासी विद्रोह 1833 में हुआ था। ननकलों के राजा तिरुत सिंह ने खासी विद्रोह का संचालन किया। कंपनी ने पूर्व के जैंतिया तथा पश्चिम में गारो पहाड़ियों के क्षेत्र पर सन 1833 में अधिकार कर लिया तथा ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने हेतु एक सैन्य योजना बनाई। इसके विरोध में खामती तथा सिंहपो ने विद्रोह किए। सतारा विद्रोह, सितंबर 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह के सिंहासनच्युत तथा देश निष्कासन के फलस्वरूप सतारा विद्रोह हुआ। सन 1840-41 ईस्वी में इस क्षेत्र में व्यापक दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने बहुत से सैनिकों को एकत्र कर बादामी का दुर्ग जीत लिया तथा उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। संथाल विद्रोह, सिंधु तथा कानू के नेतृत्व में राजमहल जो कि इस समय बिहार में है, जिलों के संथालों ने सन 1855 में विद्रोह कर दिया। संथाल विद्रोह के कारण भूमि कर, अधिकारियों का दुर्व्यवहार, पुलिस दमन, जमींदारों एवं साहूकारों की वसूली उल्लेखनीय है। विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात सन 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया। विवेचनों से स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त बनाने में विविध सैन्य, जनजाति व कृषक विद्रोह का विशिष्ट स्थान है। सन 57 का संघर्ष साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों की इस परंपरा का अंग तथा उसकी उच्च स्तरीय अभिव्यक्ति था। ठीक है, तो ये थी देखिए 1857 की क्रांति के पहले का बैकग्राउंड आपका। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और उसी के साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या कोई अदर टॉपिक से आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में 1857 की क्रांति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।